गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पतंग कविता हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके बाद आज हम आगे बढ़ते हैं। कविता के बहाने कविता सीखेंगे। कविता के बहाने कवि हैं कुंवर नारायण। जी। और इसमें कवि की दो कविताएं हैं। एक है कविता के बहाने जो हम आज पढ़ेंगे, और दूसरी कविता है आगे बात सीधी थी पर। ये दो कविताएं कवि कुंवर नारायण की चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत है। इसे हम पढ़ेंगे। और इस कविता में भावार्थ से पहले 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सीखने का प्रयास करेंगे। कविता के भावार्थ से पहले उन्हें हम ग्रहण करेंगे। कि बेटा अपने केवल नाम के अलावा आप कुछ नहीं लिखें, ठीक है? मैं आपका चेक कर रहा था। अपने नाम के अलावा कुछ नहीं, ठीक है बेटा? और कुछ समय पूरे वीडियो में जो हमारी 40 मिनट होती है लाइव क्लास में, तो उस समय आप बीच बीच में कुछ समय अपना कैमरा भी तो ऑन कर सकते हैं, ताकि कुछ बच्चे मेरे सामने बिल्कुल उपस्थिति की तरह नजर आए कि हाँ अच्छे से मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। आप किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, कठिन शब्द भी आप उनका अर्थ लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो कुछ समय के लिए, फुल समय के लिए तो हम जानते हैं कि आपका नेट ज्यादा खर्च होता है। कुछ समय के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ये अनुष्का की तरफ से एक लिखा हुआ है, एक चैट है, तो रुक रुक के चल रहा है। तो बेटा कनेक्टिविटी की वजह से या नेट का आपका सही तरह से नेटवर्क वहां नहीं मिल रहा है, इस वजह से दिक्कत आती है। बाकी नेटवर्क के अलावा वीडियो रुकने का कोई कारण नहीं होता है। तो आप कनेक्टिविटी उसकी सही कर लीजिए और वीडियो सही चलेगा, स्पष्ट आवाज आएगी, क्योंकि वो मैंने चेक कर लिया है, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम भावार्थ करने से पहले आगे बढ़ते हैं। वॉइस म्यूट रखिए बेटा, कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे। वॉइस अनम्यूट रखें, कैमरा ऑन कर लें। साक्षी, कोमल, नीतू, पूजा, सूर्यभान, अंकेश, कैमरा ऑन करे बेटा, कैमरा ऑन करे। देखिए आप किस पोजीशन में बैठ के पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, कुछ बच्चों के तो कैमरा ऑन करते पसीने आ गए क्या, कि अच्छी पोजीशन में बैठ के पढ़ना पड़ेगा? हाँ ठीक है, ओके। बीच में आप कुछ समय के लिए भले ही बंद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऑन कर लें, ताकि ऐसा लगे आप किस तरह से आप किस पोजीशन में बैठ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारी बात हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कविता के बहाने, अगर हम ध्यान से पद्यांशों को देखें, पहले पद्यांश में भी देखें, एक पंक्ति जितनी बड़ी है दूसरी पंक्ति को देखें तो वो उससे भी बड़ी हो गई है।
आगे की पंक्तियों को देखें तो लगातार छोटी होती चली गई है, और पहले काव्यांश की जो अंतिम पंक्ति है वो तो बहुत छोटी हो गई है। दूसरे काव्यांश में भी देखें तो पंक्तियां छोटी बड़ी छोटी छोटी होती हुई बहुत छोटी हो गई है। तो इसे देखकर ही हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में गिनेंगे तो वर्ण बराबर नहीं होंगे, और यदि हम मात्राएं गिनेंगे तो मात्राएं भी बराबर नहीं होगी। ये हम देखते ही जान जाते हैं। तो ना तो वार्णिक छंद हो सकता है और ना यहाँ मात्रिक छंद हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये करण बेटा कहने के बाद भी म्यूट नहीं करते क्या आप? निधि म्यूट करो, वॉइस म्यूट करो। बताइए, ऐसी बात भी आपको कहनी पड़ती है। हर बच्चा डिस्टर्ब होता है, यहाँ तक कि मैं डिस्टर्ब होता हूँ, तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे डिस्टर्ब होते हैं ऐसी वॉइस से। और लास्ट की 5 मिनट्स आपको कहेंगे, उस समय आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अनम्यूट करके बात करेंगे, आपसे पूछेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम बात कर रहे थे ना यहाँ मात्राएं बराबर हो सकती है प्रत्येक पंक्ति में, ना वर्ण बराबर हो सकते हैं, ना मात्रिक छंद हो सकता है ना वार्णिक छंद हो सकता है। कह सकते हैं कि ये कविता छंद मुक्त है। आप नोट कर ले सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये कविता छंद मुक्त है। पतंग कविता को भी हमने देखा था छंद मुक्त थी, ये भी छंद मुक्त है। दूसरी बात, जो भी छंद मुक्त कविता होती है उसकी शैली अगेय होती है। गेय नहीं, अगेय। यानी अगर एक पंक्ति बहुत बड़ी दूसरी बहुत छोटी है तो लय और ताल के साथ उसे गा नहीं सकते, उस पर वाद्य यंत्र भी अच्छे से नहीं बजाए जा सकते हैं। अगर लय ताल से गाना होगा तो फिर छंद के आधार पर ही रचना करनी होगी। तो जहां छंद मुक्त है तो वहां शैली अगेय है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, इस कविता की शैली अगेय है। और तीसरी बात यह है कि प्रत्येक काव्यांश में उपमेय उपमानों का प्रयोग किया गया है। चिड़िया की उड़ान की तुलना कविता की कल्पना रूपी उड़ान से की है। फूलों की महक की तुलना कविता की सौंदर्य रूपी महक से की गई है। बच्चों के खेल की तुलना कविता में शब्दों का खेल है उससे की गई है। तो जब बार बार उपमेय उपमानों का प्रयोग किया जाता है तो उससे समझ जाना चाहिए कि यह कविता प्रयोगवाद पर आधारित है। यह कविता प्रयोगवाद पर आधारित है। तो इस कविता से संबंधित 3 बातें हैं, आप नोट करें। ये छंद मुक्त कविता है, अगेय शैली है और प्रयोगवाद पर आधारित है। अब हम देखते हैं इस कविता में जो पहला काव्यांश है उसमें चिड़िया की उड़ान की तुलना, हम जानते हैं चिड़िया में उड़ान होती है, चिड़िया की वॉइस किसकी ऑन है, किसकी वॉइस म्यूट है? वॉइस को अनम्यूट कीजिए। पहला जो काव्यांश है चिड़िया की उड़ान की तुलना, यहाँ पर कविता की कल्पना रूपी उड़ान से की गई है। बेटा कौन डिस्टर्ब कर रहा है बीच बीच में?
बेटा जो भी वीडियो देख रहे हैं जेड वाला चेक करना कौन है, देखें जो जेड नाम से, जेड का मतलब क्या होता है, अपना नाम क्यों नहीं डालते हो आप, और यही डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि इसकी पहचान नहीं हो। मैं वीडियो कंप्लीट, ये लाइव क्लास कंप्लीट करने के बाद देखता हूँ ये जेड नाम से कौन है। बेटा वॉइस अनम्यूट करके बोलो ये जेड नाम से कौन है, ये कौन है जेड नाम से। कोई भी बच्चा बता सकता है ये जेड नाम से कौन है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, लाइव क्लास हो जाने दो, फिर चेक करता हूँ ये किन नंबरों से ये आया है। ठीक है, फिर देखते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं आपके। सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये दिल खुश अनम्यूट क्यों किया बेटा, दिल खुश यादव। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चिड़िया की उड़ान की तुलना कविता में जो कल्पना रूपी उड़ान है उससे यहाँ पर की गई है। और जब तुलना की तो कवि ने यहाँ समझाया कि चिड़िया की उड़ान तो सीमित थी, जबकि कविता में कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, इसलिए उसकी उड़ान असीमित थी। तो दोनों में असमानता हो गई, चिड़िया की उड़ान सीमित जबकि कविता की उड़ान असीमित है। तो इसी बात को पहले काव्यांश में कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है। कविता एक उड़ान है, तो कविता में कौन सी उड़ान होती है हमें लिखना पड़ेगा। उड़ान से पहले लिख लीजिए कल्पना रूपी। हम जानते हैं कि कल्पना से ही कविता उड़ती है। कवि कल्पना करके और हमें क्षण भर में चंद्रमा तक भी ले जा सकता है। तो कल्पना रूपी उड़ान होती है कविता में। अर्थ कैसे करेंगे, भावार्थ कैसे करेंगे, देखो जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार कविता में एक कल्पना रूपी उड़ान होती है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार कविता में एक कल्पना रूपी उड़ान होती है। वही कविता की उड़ान कौन सी, कल्पना रूपी। उड़ान से पहले फिर कल्पना रूपी लिख लें। भला चिड़िया क्या जाने, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है या फिर प्रश्न सूचक शब्द आ जाता है तो बात कर चुके, वहां अधिकांश से नकारात्मक अर्थ लगता है। चिड़िया क्या जाने अर्थात चिड़िया नहीं जान सकती है। तो कैसे लिखेंगे, कविता की कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार कविता में कल्पना रूपी उड़ान होती है। कविता की कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। बाहर भीतर से पहले लिख लें आप चिड़िया। बाहर भीतर से पहले लिख लीजिए चिड़िया। भीतर का अर्थ होगा अंदर। चिड़िया बाहर और अंदर। चिड़िया बाहर भी उड़ती है तो अपने मकान के घर के अंदर भी आ सकती है, उड़ती हुई हम देखते हैं कई बार। इस घर से उस घर, बस आगे नहीं लिखा तो वाक्य हमें पूरा करना है। उस घर तक उड़ सकती है,
यानी एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है चिड़िया। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो लिख लो। अर्थात चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। ये लिख लीजिए, चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कवि ने कहा ना कि चिड़िया तो बाहर या अंदर, इस घर से उस घर तक उड़ सकती है बस, अर्थात उसकी उड़ान सीमित है, बस यही उड़ सकती है। लेकिन कविता के बारे में क्या कह रहे हैं कि कविता के पंख, अब कौन से पंख, वही कल्पना रूपी। जहां भी कविता की बात आ जाएगी कल्पना रूपी उड़ान या पंखों की बात होगी। कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, इसलिए उसकी उड़ान असीमित होती है। कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, इसलिए उसकी उड़ान असीमित होती है, क्योंकि कल्पना से कहीं भी कवि ले जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, इसलिए उसकी उड़ान, कविता की उड़ान असीमित होती है। फिर आ गया चिड़िया क्या जाने, वही प्रश्नवाचक बात और प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात चिड़िया नहीं जान सकती है। चिड़िया से पहले लिख लो जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है। वापस से देखें, जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार कविता में एक कल्पना रूपी उड़ान होती है। कविता की कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। चिड़िया तो बाहर और अंदर, इस घर से उस घर तक उड़ सकती है, अर्थात चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, इसलिए उसकी उड़ान असीमित होती है, जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है, जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है। अब देखिए बेटा, कोई भी आपको एक पंक्ति दे दें, कोई सी भी, और आपसे पूछे पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए या भाव स्पष्ट कीजिए, तो फिर हमें ये पूरी बात बतानी पड़ेगी जो कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं। कैसे? जैसे आपसे कह दिया जाए कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अगर आपको दे दे कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यदि आपको दे दे कविता के पंख लगा उड़ने के माने का आशय स्पष्ट कीजिए। कोई सी भी पंक्ति दे, उत्तर आपका एक ही होगा, और वो क्या होगा? ध्यान से सुने। यहाँ कवि कुंवर नारायण ने चिड़िया की उड़ान और कविता की कल्पना रूपी उड़ान में तुलना की है और स्पष्ट किया है कि चिड़िया की उड़ान बाहर और अंदर, इस घर से उस घर तक ही होती है, अर्थात सीमित होती है, जबकि कविता में कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, इसलिए उसकी उड़ान असीमित होती है, और इस कविता की कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। जो पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां तुलना की है वैसे ही आगे भी तुलना की है कवि ने। यहाँ फूलों की महक की तुलना कविता की महक से की है। यहाँ खिलना का अर्थ है महक, नोट करें, खिलना का अर्थ यहाँ महक है। तो कविता में कौन सी महक? सौंदर्य रूपी, नोट करें,
महक कौन सी? सौंदर्य रूपी। कविता में कौन सी महक? सौंदर्य रूपी। लिख लीजिए। हम ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे। सौंदर्य संबंधी प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो इस सौंदर्य की बात आ गई, इसलिए मैं बता देता हूं कि किसी भी कविता में 3 प्रकार का सौंदर्य होता है। हमसे पूछा जा सकता है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, हमसे पूछा जा सकता है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, हमसे पूछा जा सकता है भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो 3 प्रकार का सौंदर्य हो गया, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य। ये कविता में निहित होता है। तो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसमें ये सौंदर्य संबंधी बात करेंगे। अभी हम यहाँ यही पढ़ लेते हैं कि कविता में सौंदर्य रूपी महक होती है। ठीक है, तो तुलना की गई है कैसे? जिस प्रकार फूलों में महक होती है, ऊपर जैसे भावार्थ किया वैसे के वैसे ही होगा। जिस प्रकार फूलों में महक होती है, उसी प्रकार कविता में एक सौंदर्य रूपी महक होती है। उसी प्रकार कविता में एक सौंदर्य रूपी महक होती है। फिर कविता का खिलना, खिलना का अर्थ वही हो गया महक। और कौन सी महक? वो फिर से लिख दो, सौंदर्य रूपी। कविता की सौंदर्य रूपी महक को आगे लिखा फूल क्या जाने, यहां लिखा था चिड़िया क्या जाने, वैसे ही फूल क्या जाने अर्थात फूल नहीं जान सकते हैं। कविता की सौंदर्य रूपी महक को फूल नहीं जान सकते हैं। जिस प्रकार फूलों में महक होती है, उसी प्रकार कविता में एक सौंदर्य रूपी महक होती है। कविता की सौंदर्य रूपी महक को फूल नहीं जान सकते हैं। बाहर भीतर से पहले लिख दो, फूलों की महक। बाहर भीतर से पहले लिख दो, फूलों की महक। भीतर का अर्थ होता है अंदर, फूलों की महक बाहर और अंदर। यानी घर के बाहर जहाँ पौधा लगा हुआ है वहां तो होती है, हवा के साथ कई बार घर के अंदर भी आ जाती है। तो फूलों की महक बाहर और अंदर। इस घर से उस घर, यानी जिस घर में लगा हुआ है पौधा तो उसकी महक वहां तो होती है, हवा के साथ कई बार उस घर तक यानी दूसरे घर तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, यही बात लिखेंगे, फूलों की महक बाहर और अंदर, इस घर से उस घर तक पहुंच सकती है। फूलों की महक बस इतनी है, अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर तक, बस। इसका अर्थ कवि क्या कहना चाहते हैं वो भी लिख लो, अर्थात सीमित होती है। अर्थात सीमित होती है। फूलों की महक बाहर और अंदर, इस घर से उस घर, आगे लिख लीजिए, तक पहुंच सकती है। और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं वो भी लिख लीजिए, अर्थात फूलों की महक बिल्कुल सीमित होती है। बस आपके घर पर कोई पौधा लगा है तो उसकी महक स्कूल तक कभी नहीं आ सकती। तो फूलों की महक कैसी हुई? सीमित। कई बार फूल मुरझा जाते हैं या हम तोड़ लेते हैं तो कुछ समय बाद उनकी महक नष्ट हो जाती है। तो वास्तव में ये बात सही है कि फूलों की महक तो सीमित होती है, यही कवि कहना चाहते हैं। बिना मुरझाए, बिना का अर्थ होता है नहीं, मुरझाने का अर्थ है नष्ट होना,
और कौन सी महक? कविता की महक की बात है, तो महक से पहले लिखो सौंदर्य रूपी। कविता की सौंदर्य रूपी महक कभी नष्ट नहीं होती है। कविता की सौंदर्य रूपी महक कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसका माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कवि? अर्थात असीमित होती है, अर्थात असीमित होती है। और फिर अंत में, जिसे फूल क्या जाने, फूल नहीं जान सकते हैं। फूल क्या जाने, फूल नहीं जान सकते हैं। बिल्कुल जैसे पहले काव्यांश का भाव था वैसे के वैसे ही ग्रहण किया है। वापस से देखो, जिस प्रकार फूलों की महक होती है या फूलों में महक होती है, उसी प्रकार कविता में एक सौंदर्य रूपी महक होती है। कविता की सौंदर्य रूपी महक को फूल नहीं जान सकते हैं। फूलों की महक बाहर और अंदर, इस घर से उस घर तक ही पहुंच सकती है, अर्थात फूलों की महक सीमित होती है। कविता की भाव सौंदर्य रूपी महक कभी भी नष्ट नहीं होती है, अर्थात वह असीमित होती है जिसे फूल नहीं जान सकते हैं। वास्तव में कविता में जो सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, अगर हम आज पढ़ें तो भी हमें वो सौंदर्य मिल जाएगा। यदि हम 10 दिनों बाद पढ़ें तो भी सौंदर्य मिल जाएगा, और यदि हम 1 वर्ष बाद पढ़ें तो भी उसका सौंदर्य वैसे की वैसे ही रहता है, नष्ट नहीं होता। यदि मैं पढ़ूंगा तो भी सौंदर्य मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो भी वो सौंदर्य आपको कविता में मिल जाएगा। यदि आप घर पर बैठकर पढ़ें तो भी वो सौंदर्य मिलेगा। यदि आप स्कूल में आकर पढ़ें तो भी कविता में जो सौंदर्य आपको मिल ही जाएगा। यदि आप यहाँ पढ़े तो भी मिलेगा, और यदि आप उस कविता को विदेश में ले जाए, वहां जाकर भी पढ़े, तो उस कविता में जो सौंदर्य है सदैव आपको मिलता रहेगा। इसलिए कहा गया है कि वो सौंदर्य रूपी महक कविता की कभी नष्ट नहीं हो सकती, वो तो असीमित होती है, उससे फूल नहीं जान सकते। तो यहाँ देखो असमानता थी, चिड़िया की उड़ान सीमित और कविता की कल्पना रूपी उड़ान असीमित, इसलिए दोनों में असमानता है। फूलों की महक सीमित और कविता की सौंदर्य रूपी महक असीमित, यहां भी असमानता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कविता के बहाने कविता में कवि कुंवर नारायण ने किसके मध्य असमानता बताई है? किन किन के मध्य असमानता बताई है? तो आप बताएंगे चिड़िया की उड़ान और कविता की कल्पना रूपी उड़ान के मध्य असमानता बताई है। फूलों की महक और कविता की सौंदर्य रूपी महक के मध्य भी असमानता बताई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों के खेल और कविता के खेल की बात है। यहां भी आपको कोई सी भी पंक्ति दे दें और यदि आपको आशय पूछा जाए तो हमें पूरी बात लिखनी है कि फूलों की महक और कविता की सौंदर्य रूपी महक के बीच जो असमानता है उसे कवि ने यहाँ पर बताई है, तुलना की है। फिर आप पूरी बात बता देंगे किस तरह से। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब यहाँ खेल से पहले लिख दें शब्दों का, खेल से पहले लिख दीजिए शब्दों का। जिस प्रकार बच्चों का खेल है उसी प्रकार कविता शब्दों का एक खेल है। जिस प्रकार
कविता जिस प्रकार बच्चों का खेल है उसी प्रकार कविता शब्दों का खेल है। कविता में भी शब्दों का खेल होता है, कोई शब्द हटाए जाते हैं, कोई जोड़े जाते हैं। शब्दों के माध्यम से कविता का सृजन किया जाता है, शब्द ढूंढे जाते हैं, शब्द मिलाए जाते हैं, शब्दों को जोड़ा जाता है, शब्दों को आगे पीछे किया जाता है कविता बनाने के लिए। तो ये सारी बातें कविता में मिलती है, इसलिए कविता को एक शब्दों का खेल है बताया। जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं, जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है, उसी प्रकार कविता में एक शब्दों का खेल है, या कविता एक शब्दों का खेल है। बाहर भीतर से पहले लिख दीजिए बच्चे, बाहर भीतर से पहले लिख दीजिए बच्चे, बच्चे बाहर और अंदर, यह वह का अर्थ लिखो, इस उस। बच्चे बाहर और अंदर, बच्चा बाहर भी खेले तो भी वैसे ही खेलता है, अंदर यदि घर के अंदर खेलता है तो भी बच्चा तो उसी प्रकार से खेलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके कि मैं बाहर खेल रहा हूं अंदर खेल रहा हूं। इस घर में बच्चा खेले, अपने घर में खेले, या उस घर, किसी दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में, मित्र के घर में, रिश्तेदार के घर में वो खेल रहा होता है, तो बच्चा उसी भाव से, एक ही भाव से खेलता है। कहीं भी खेले उसका भाव एक ही होता है, स्वतंत्र भाव से आनंद लेकर के खेलता है। उसके मन में कभी अपने परायपन का भाव नहीं होता कि मैं अपने घर में खेल रहा हूं और ये किसी दूसरे का घर है, ऐसा नहीं होता है। बच्चों के मन में ऐसी बात नहीं होती। तो क्या होती है, आगे लिखा है बच्चा ही जाने। देखो यहाँ क्या लिखा था, चिड़िया क्या जाने, चिड़िया नहीं जान सकती। फूल क्या जाने, फूल नहीं जान सकते हैं। यहाँ लिखा है बच्चा ही जाने, अर्थात बच्चा ही जानता है। यहाँ समानता बताई जाएगी। बच्चा ही यह जानता है कि सभी घर एक कर देना, यानी एक समान होते हैं। बच्चा ही यह जानता है कि सभी घर एक समान होते हैं, अर्थात बच्चों के खेल में अपने, लिख लीजिए सभी, अपने पराये का भेद नहीं होता है। उसी प्रकार कविता में भी अपने पराये का भेद नहीं होता है। आप नोट कर लीजिए, आप सभी बच्चे इस बात को लिख लीजिए। जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है उसी प्रकार कविता में शब्दों का खेल है। बच्चे बाहर और अंदर, इस घर या उस घर में खेलते रहते हैं, और बच्चे ये जानते हैं कि सभी घर एक समान होते हैं, अर्थात बच्चों के खेल में अपने परायपन का भेद नहीं होता कि मैं अपनों के साथ खेल रहा हूँ, दूसरों के साथ खेल रहा हूँ, अपने घर में खेल रहा हूँ, दूसरे के घर में खेल रहा हूँ, अपने परायपन का भेद नहीं होता है। उसी प्रकार कविता में भी अपने परायपन का भेद नहीं होता है, यानी इन दोनों में समानता होती है। बच्चों के खेल और कविता में शब्दों का खेल है, इनमें समानता होती है। तो कवि अगर पूछे, प्रश्न यदि हमसे पूछा जाए कि कविता के बहाने शीर्षक कविता में कवि ने कविता की समानता किससे बताई है, तो आप बता देंगे बच्चों के खेल से। बच्चों के खेल से कविता का जो शब्दों का खेल है उसमें समानता बताई है। और कैसे बताइए उस समानता को बता देंगे
जैसे बच्चे बाहर अंदर इस घर में उस घर में समान भाव से खेलते हैं, बच्चे सभी घरों को समान मानते हैं, एक समान जानते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता में सबको समान माना जाता है, अपने परायेपन का भेद कविता में नहीं होता है। तो यहाँ पर असमानता थी दोनों जगह, लेकिन यहाँ कवि ने बच्चों के खेल से कविता के खेल की समानता बताई। तो ध्यान रखेंगे, असमानता पूछे तो ये दोनों बातें, और समानता पूछे तो ये वाली बात आपको बतानी है। पहला जो काव्यांश है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, और आगे के जो काव्यांश दो बचे हैं उनका केवल आपको भावार्थ करना है अपनी कॉपी में। सप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे सुन लीजिए। पहले 2-3 शब्द डैश डैश, अंतिम 2-3 शब्द लिख देंगे। पहला भाग होगा संदर्भ, विवरण चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण की कविता के बहाने शीर्षक कविता से अवतरित है। फिर कुंवर नारायण और कविता के बहाने दोनों के एकल उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, और फिर दोनों को रेखांकित कर देंगे। फिर दूसरा भाग होगा प्रसंग, उसमें आप लिखोगे कि कवि ने चिड़िया की उड़ान और कविता की कल्पना रूपी उड़ान में यहाँ तुलना की है, और दोनों के मध्य जो असमानता है उसे स्पष्ट किया है। कि आप प्रसंग में लिखेंगे। भावार्थ में, व्याख्या में जो हमने अभी इसका अर्थ और भाव सीखा वो लिख देंगे, और विशेष के 3 बिंदु होंगे। पहला बिंदु, इस काव्यांश की भाषा से रस सुबोध भावानुकूल है तथा शैली अज्ञेय है। शैली कौन सी लिखेंगे? अज्ञेय शैली है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, देखो कविता कविता कविता, बहाने, जाने, माने, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और उपमेय उपमानों का प्रयोग करने से रूपक अलंकार भी है। तो आप बताएंगे अनुप्रास और रूपक अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य वृद्धि हुई है। और तीसरा पॉइंट बनाएंगे कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, जबकि कविता की कल्पना रूपी उड़ान असीमित होती है, जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है। इस तरह से आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अब आपका कोई भी प्रश्न है किसी